हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 18th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ना अगर हम बात करें इस टॉपिक के एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेट ईयर में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन देखे हैं। ना आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर हमने बहुत महीने से तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्व किया, आपने हमारे से इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे, अब ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एबनॉर्मल और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बेसिक डिफरेंस क्या है, तब जाके हमको चीजें बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और आगे जाके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्टिंग्विश भी कर पाएंगे कि ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है और ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट लिसन टू द स्टेटमेंट केयरफुली। आई रिपीट, लिसन टू द स्टेटमेंट केयरफुली। अभी तक हमने जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसमें जितने भी हमने एग्जांपल डिस्कस किए सॉल्यूशन के, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, उसमें मैंने जो सॉल्यूट लिया है वो हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है। सर ऊपर से गया, क्या बोला नहीं समझा। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व करते हैं, सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनता है, जो सॉल्यूट होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, हमने सिर्फ वैसे ही एग्जांपल लिया है। मैंने कभी आपको NaCl, NaOH ऐसे कंपाउंड्स नहीं दिए थे सर। उसका रीजन बिकॉज यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट नहीं होते हैं सर। तो अगर डिसोशिएट हो जाएंगे तो क्या होगा ना, लिसन टू द स्टेटमेंट केयरफुली। यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज ये किसी भी सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोशिएट नहीं होते हैं और इस वजह से उनका जो कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो आंसर आता है वही आंसर आप अगर लैब में जाके एक्सपेरिमेंटली चेक करोगे तभी भी वही आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट अगर आपका सॉल्यूट जो आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, जैसे अगर मैंने ले लिया NaCl, राइट, तो NaCl बेटा सॉल्यूशन बनने के टाइम में Na प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। तो जब आप NaCl के लिए कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे, आई रिपीट कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालोगे, तब आपको जो कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल आंसर आएगा वो आंसर और लैब में जाके चेक किया हुआ दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दोनों में डिफरेंस आएगा 101%। सर इस वजह से हम NaCl के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ली जाती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर लेकिन ऐसा होता क्यों है, यही तो आज का लेक्चर है बेटा। ऐसा होता क्यों है, जब कोई सब्सटेंस डिसोशिएट होता है, जैसे NaCl ब्रेक्स अप इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, AlCl3 ब्रेक्स अप इनटू Al प्लस एंड 3Cl माइनस, तो उसके लिए जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अगर आप बोलोगे तो उनके लिए नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आंसर कभी मैच नहीं होगा। उनका जो कैलकुलेटेड आंसर होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का और थ्योरेट और लैब में जाके आप जो आंसर चेक करोगे दोनों में बहुत डिफरेंस आता है। तो इस वजह से उनके लिए ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उनको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको एक सब्सटेंस बताऊं, एक एग्जांपल है, समझो एक सॉल्यूट है X जो डिसोशिएट भी नहीं हो रहा है और एसोसिएट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको किसी भी सॉल्वेंट में डालोगे जो सोल्यूशन बनेगा, क्या उसके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का थ्योरेटिकल और लैब में जाके चेक करेंगे तो आंसर सेम आएगा? यस, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो डिसोशिएट नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूं CaCl2 की बात करूं, कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस बन जाएगा, वो तो डिसोशिएट हो रहा है। तो उसके लिए जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर और एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों का आंसर डिफरेंट आएगा। सो इस वजह से बेटा CaCl2 के लिए जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो सब्सटेंस हमने X लिया था उसके लिए क्या बोलेंगे, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी आई थिंक बेसिक डिफरेंस बता दिया मैंने कि ऐसा होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा होता क्यों है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। सबसे पहले जब हमने इस चैप्टर में सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तब मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है सर, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल वर्ड हटा देते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सो वी कैन से इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, it depends upon number of solute particles। बराबर है ना? अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज होंगे
तो बेटा मुझे था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर भी चेंज हो जाएगा। यस सर, डेफिनेटली होना ही चाहिए फिर तो, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, राइट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नाउ अगर मैं यूरिया की बात करता हूं तो उसका जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, बट ठीक है, समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एंड ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो हमेशा क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि वो ना तो डिसोशिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है। इमेजिन करो मैंने 1 मोल यूरिया अगर किसी सॉल्वेंट में डाला तो अंदर जाके वो 1 मोल यूरिया ही रहेगा, क्योंकि वो डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं हो रहा है। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए बेटा हमेशा याद रखना एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर भी सेम आएगा। तो ऐसे वाले सब्सटेंसेस के लिए एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनके लिए बेटा एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल आप ले सकते हो यूरिया का, ग्लूकोज का, ठीक है ना, यूरिया का, ग्लूकोज का, सुक्रोज का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। इसको अगर मैं समझाऊं आपको, अगर मेरे पास में ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज है जो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अगर मेरे पास में ग्लूकोज है सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, अभी अगर मैं उसको पानी में डाल देता हूं, वाटर इज अ सॉल्वेंट ओवर हियर, ठीक है, तो ये बन जाएगा ग्लूकोज, कौन से फॉर्म में चला जाएगा, एक्वस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या डिसोशिएट हो रहा है, ये देखना, ग्लूकोज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ऐसा कुछ हो रहा है नहीं, या फिर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ गए, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पे जितने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1 मोल ग्लूकोज अंदर डाला तो 1 मोल ही अंदर रहेगा, दैट इज 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। क्या वो डबल हो रहे हैं, ट्रिपल हो रहे हैं या आधे हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक ना। तो इन दैट केस जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आएगा वही एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो कैसे सर समझाओ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक्सपेक्टेड number of particles is greater than, expected number of particles is say less than observed number of particles। ले लेते पहले observed number of particles। सर ये नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ ना, डोंट वरी। सपोज इन दैट केस क्या होगा बताओ, तो जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम है और ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा हो गए, इसका मतलब तो पक्का क्या हुआ है, वहां पे डिसोसिएशन हुआ है बेटा। तो यहां पे क्या होगा, एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लेस देन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, यस और नो। तो इन दैट केस कैन वी से दैट यहां पे क्या हुआ है, डिसोसिएशन हुआ है कि एसोसिएशन हुआ है। सर ये तो डिसोसिएशन हुआ रहेगा, सर समझाओ जरा। एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल NaCl इन वाटर। अगर मैं NaCl को वाटर में लेता हूं तो आप मुझे बताओ, मेरे पास में समझो 1 मोल NaCl है, यहाँ पे हमने बेटा कितना मोल ग्लूकोज लिया था, 1 मोल ग्लूकोज लिया था, यहाँ पे भी अभी वो 1 मोल ही है, क्योंकि ग्लूकोज C6H12O6 बेटा कोई कटायन आयन तो बनाने वाला है नहीं। लेकिन NaCl अगर मेरे पास में समझो सॉलिड है, ठीक है बेटा, तो NaCl बेटा अगर वो सॉलिड है तो आप मुझे बताओ, जब उसको पानी में डाला जाएगा, पानी में जब उसको डाला जाएगा तो वो क्या बनाएगा, Na+ एक्वस बनाएगा और Cl- क्या बना देगा बेटा, एक्वस बनाएगा, एकदम सिंपल। तो कैन वी से दैट यहाँ पे कितने मोल्स थे, पहले 1 मोल थे, लेकिन अभी जब वो ब्रेक हुआ तो 1 मोल Na+ भी बन गया और 1 मोल क्या बन गया बेटा, Cl- भी बन गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। अभी जस्ट इमेजिन करो, अगर मेरे पास 1 मोल होता मतलब 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं NaCl के, लेकिन अभी वो ब्रेक होके ये भी 6 × 10⁻23, ये भी 6 × 10⁻23। आप बोलोगे सर है तो दोनों NaCl, नहीं, अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सी वो बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा, अभी डबल हो गए, ये भी 6 × 10⁻23, ये भी 6 × 10⁻23 हो गया। तो बेटा मुझे बता था नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होएगा। तो वो केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आ रहा है वो बेटा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा,
एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज ड्यू टू व्हाट, व्हिच प्रोसेस, डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन की वजह से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है। तो यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो हो जाएगा नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे वो क्या होंगे बच्चों, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस वजह से अभी तक हमको कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ और हमने चारों के चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस भी की। बट यहाँ पे जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एंड इंक्रीज क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन की वजह से ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे बच्चों, ज्यादा हो जाएंगे, एंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम। सो इस वजह से यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड एंड द फाइनल केस, अगर हमारे पास में जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इफ इट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड बेटा ज्यादा है और ऑब्जर्व उल्टा अंदर जाके बेटा कम हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है सर, मैं बता दो ना। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, टेल मी। इन दैट केस वी कैन से दैट यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुए, कम हुए। कम हुए मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या हो चुका है, एसोसिएशन। सर ये एसोसिएशन मतलब अगर मैंने बेटा एक मोल मॉलिक्यूल्स डाले अंदर और अंदर जाके दो दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो मतलब जोड़ी बना लिया बेटा सबने। तो बेटा मैंने तो अंदर डाला था 6 × 10⁻23, बट उन्होंने जोड़ी बना के बेटा कितना बना लिया, 3 × 10⁻23, तो आधे हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व जो है बेटा वो कम हो गए एक्सपेक्टेड से। तो ऐसे केस में बेटा जो एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर आएगा, एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल ले लेता हूं, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल इन बेंजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एनी कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन, कोई भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या बेंजीन ले लो, अगर उस सॉरी फिनॉल ले लो, उसको अगर सॉल्वेंट बेंजीन लिया है, बेंजीन यहाँ पे क्या है बेटा, सॉल्वेंट है, तब वो हमेशा डायमराइज हो जाएगा। सर वो क्या होता है जरा समझाओ, मैं आपको बताता हूँ, सुनो। इमेजिन करो मैंने 2 मोल्स बेटा एसिडिक एसिड ले लिया, 2 मोल्स क्या ले लिया, एसिडिक एसिड, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर मैंने इसको सॉल्वेंट बेटा बेंजीन ले लिया, बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट लिया, तो ये 2 एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल बेटा जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और वो लोग बना देंगे बेटा डायमर। डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ गए एक दूसरे से, बेटा डायमर बना दिया। तो आप बताओ हमने कितने एक्सपेक्ट किए थे मोल्स, 2 मोल्स एक्सपेक्ट किए थे, अंदर जाके तो बेटा 1 ही मोल हो गया। ये देखो आगे का नंबर देखा जाता है बेटा, ठीक है ना। अंदर जाके वो लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एसोसिएट हो रहे हैं बेटा। ऐसे देखो, ध्यान से देखना, ये मॉलिक्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल है। इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, एसोसिएशन हो रहा है। कैसे, ये देखो यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे सेम, ये आपको सेम मैंने एफओसीबी में सिखाया है, ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इस वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, चिलेट बन जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन की वजह से क्या होगा, अभी ये दोनों मिला के एक मॉलिक्यूल का काम करेंगे, दोनों मिला के एक मॉलिक्यूल का काम करेंगे। अगर ये दोनों मिला के एक मॉलिक्यूल का काम करेंगे तो बेटा हमने तो बेटा 2 मोल्स अंदर भेजे थे, तो 2 मोल्स के हमारे लिए तो बेटा क्या हो गया, अंदर जोड़ी जोड़ी बना दिया सबने, तो हमारे लिए तो आधे हो जाएंगे बेटा। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और इस वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर भी क्या आ जाएगा, कम। और इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, वापस से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव। तो मुझे बताओ एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब आएगा, या तो डिसोसिएशन होगा तब, या फिर एसोसिएशन होगा तब। और एसोसिएशन और डिसोसिएशन जनरली कब होता है, जब वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो डिसोशिएट हो सकता है। इसके केस में ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन होगा और ना ही डिसोसिएशन होगा, तब हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे,
ठीक है। और अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन हुआ तो वहां पे क्या होगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो स्टूडेंट्स अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा या नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन करेगा, वो डिपेंड करता है किसी सॉल्वेंट के ऊपर। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let's start with a very important note. Same solute can show dissociation. Same solute जो है वो dissociation show कर सकता है, association show कर सकता है, same solute. Neither dissociation nor association डिपेंडिंग अपॉन द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है बेटा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एंट्रेंस में बेटा आपको सॉल्वेंट पे ध्यान देना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो वाटर ही मान के चलेंगे। इसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूं और इसको यही एग्जांपल आपको याद रखना है, इसके अलावा जनरली एग्जांपल नहीं पूछे जाते हैं। तो देखो एसिडिक एसिड या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट है इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यही याद रखना है बेटा क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है ना। अगर हम बात करें वाटर एज अ सॉल्वेंट की, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वाटर में एसिडिक एसिड जो है वो डिसोसिएशन शो करेगा। क्या शो करता है? डिसोसिएशन। सर समझा नहीं। अगर आप एसिडिक एसिड को पानी में डाल देता हूँ, ठीक ना, व्हेन इट इज पुट इन वाटर, तो वाटर में बेटा, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, NOCB में पढ़ा है हमने, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर में जाते हैं बेटा ये क्या हो जाएगा, इट विल डिसोशिएट एंड इट विल प्रोड्यूस हाउ मेनी आयंस, 2 आयंस, वन इज एसिडेट आयन एंड सेकंड इज H+ आयंस। तो मुझे एक बात बताओ, डिसोसिएशन की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा तो व्हाट विल हैपन टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? Colligative property will also increase and all the colligative properties are inversely proportional to molar mass. So molar mass of the solute will decrease. I'll repeat, number of particles increase हो गया क्योंकि dissociation हुआ है, तो dissociation में number of particles हमेशा increase होता है। Keep this in mind. Dissociation में number of particles increase होता है और association में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा डिक्रीज होता है ना। तो यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है? डिसोसिएशन। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर में क्या हो गया बेटा, डिसोसिएशन हो गया। डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगा और मोलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एसिडिक एसिड का मोलर मास निकालूं, ठीक है ना, तो इसका जो मोलर मास आएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, इट इज लेस देन 60 आएगा, 101%। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बड़ा है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका एक्सपेक्टेड मोलर मास कितना है एसिडिक एसिड का मोलर मास होता है बच्चों 60। अगर एसिडिक एसिड के मोलर मास की बात की जाए तो ये 60 बेटा। आपको किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, अगर आपने वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया है तो किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आंसर 60 आएगा ही नहीं, उससे कम आएगा। सर कितना आएगा? वो बेटा 60/2 कोई इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा हो सकता है, बट 60 नहीं होगा। सर आपको कैसे पता चला 60/2 ही होगा, उतना या फिर उससे ज्यादा? ऐसा क्यों? क्योंकि ये कितने पार्टिकल्स दे रहा है मुझे, 2 पार्टिकल्स दे रहा है। कितने पार्टिकल्स दे रहा है? 2। तो इसमें मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, और ये वाला जो होगा वो होगा बेटा एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है कभी भी 60 नहीं आएगा, वो 30 से ज्यादा या फिर 30, ठीक है ना, 30 या 30 से ज्यादा आएगा, बट 60 से हमेशा क्या रहेगा, कम। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया है, मोलर मास कम हो गया है। तो ये केस हो गया डिसोसिएशन का। अगर मैं बेंजीन लूं तो मैंने प्रीवियस बोर्ड पे समझाया था, बेंजीन के केस में क्या होगा बेटा, एसोसिएशन होगा। और अगर एसोसिएशन होगा तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। मेरे पास में 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड है। कितने मोल्स है? 2 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड है। तो ये जब एसोसिएट हो जाएगा किसमें, बेंजीन में बेटा इट विल शो एसोसिएशन। ये आपको याद रखना होता है, बेंजीन में इट विल शो एसोसिएशन बिकॉज़ इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये एसिडिक एसिड के 2 मोल्स बेटा इस तरीके से हो जाएंगे, करेक्ट है। तो आप मुझे बता, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल से अभी वहां पे 1 ही मोल हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? करेक्ट। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुआ है।
अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, मोलर मास इंक्रीजेस। सो अगर मोलर मास इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो मोलर मास अगर इंक्रीज हुआ तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो अभी मोलर मास का कितना है, कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा, 60 होना चाहिए, बट 60 से हमेशा ज्यादा आएगा। इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 60, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 60। 60 से हमेशा क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा, और इट इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 60 इंटू 2। 60 इंटू 2, मोलर मास देखो बढ़ गया, बढ़ गया मतलब मल्टीप्लाई करूंगा, कम हो गया मतलब डिवाइड करूंगा, एकदम सिंपल। तो यहाँ पे 60 इंटू 2 कितना बेटा, वाई 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ये बेटा कितने मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। अगर ये 3 मॉलिक्यूल जुड़ के बनता ये वाला ट्राइमर बनता तो मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करता। अगर ये 3 मॉलिक्यूल्स 3 आयंस देता तो मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 3 करता, डिवाइड बाय क्या करता बच्चों, 3 करता। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ये वाला जो है वो कौन सा है, ये वाला अपना एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड से बेटा मॉलिक्यूलर मास ये रियल है, ये है ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है, 60 से तो ज्यादा ही आ रहा है ना बेटा, 60 से तो क्या आ रहा है ज्यादा, बट 120 से क्या आएगा, इक्वल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सर वो कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट नंबर, वो आगे हम लोग डेरिवेशन से समझेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, वाटर एज अ सॉल्वेंट डिसोसिएशन, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट एसोसिएशन, ठीक है ना। एसोसिएशन कैसे होगा, मैंने आपको पहले बोर्ड पे समझा दिया था कि इसके 2 मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से जुड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखो बार बार लिखने से बेटा क्या होता है, अपने को चीजें और याद ही होती है और कुछ नहीं ना। अगर हम बात करें तो इनके बीच में ये इंट्रा मॉलिक्यूलर की इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और इसकी वजह से चिलेट बन रहा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एसिडोन की, तो एसिडोन बेटा केस में नाइदर एसोसिएशन, ये याद रखना है बेटा, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन होता है। सिर्फ यही एग्जांपल। अभी आप बोलोगे सर हमको तो बुखार आना चालू हो गया, हमको कैसे पता चलेगा कि एसोसिएशन है कि डिसोसिएशन है। तो अगेन आई एम सेइंग, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लो, कोई भी फिनॉल लो, बेंजीन में वो हमेशा एसोसिएट होता है, वाटर में हमेशा डिसोसिएट होता है, और एसिडोन में सिर्फ ये 2 ही एग्जांपल याद रखना, बेंजीन सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और फिनॉल, कोई भी फिनॉल हो, ठीक है, वो हमेशा बेंजीन में एसोसिएशन दिखाते हैं और वाटर में डिसोसिएशन दिखाते हैं, और एसिडोन में नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। इसका मतलब अगर मेरे पास में एसिडिक एसिड है, ठीक है, तो उसको मैंने किस में डाल दिया बेटा, एसिडोन में, नेल पॉलिश रिमूवर। तो बेटा आगे जाके ना तो वो एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये लिक्विड फॉर्म में था, अब ये किस फॉर्म में गया, सोल्यूशन फॉर्म में, किसके साथ में, एसिडोन के साथ में। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो रहा है, नहीं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड है, ठीक है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं। सो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा बेटा, देयरफॉर 60 आएगा। तो अगर हम लोग एसिडोन में, किसका, एसिडोन के अंदर एसिडोन एज अ सॉल्वेंट ले और एसिडिक एसिड को उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व करें तो मॉलिक्यूलर मास बेटा क्या आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 60। तो कहने से बेटा यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो क्या है बेटा, ये क्या ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है बेटा, क्या 60 आ रहा है, नहीं, 60 से कम आ रहा है। तो इस वाले मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का रीजन क्या है, डिसोसिएशन। इस वाले मॉलिक्यूलर मास ये भी ऑब्जर्व है ना, ये देखो 60 से क्या है ज्यादा, जबकि आना चाहिए था 60, एक्सपेक्टेड 60 है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। और इसको क्या बोलेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है, एसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन भी नहीं हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अभी मन में सवाल आ रहा है कि सर फिर तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो मेहनत है पूरा पानी फिर गया, हमने इतना मेहनत करके इतने सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइड किए, ठीक है ना, इतने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर हमारा तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ऐसे बेटा साइंटिस्टों ने भी सोचा होगा ना। इसके ऊपर वेंटॉफ ने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने एक करेक्शन फैक्टर दिया। क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पे एक करेक्शन फैक्टर आना चाहिए जिससे आंसर हमारे परफेक्ट हो जाए? तो उन्होंने एक करेक्शन फैक्टर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं वेंटॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? वेंटॉफ फैक्टर। तो वेंटॉफ ने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया जो कि हम लोग करेक्शन फैक्टर बोल सकते हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा वही आएगा, भले वो डिसोशिएट हो या एसोसिएट हो। ठीक है, तो इस वजह से बेटा उसने उसके ऊपर बहुत रिसर्च किया था और उन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था,
उसको बोलते हैं वेंटॉफ फैक्टर। अभी ये वेंटॉफ फैक्टर क्या होता है इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। आप इसका फोटो ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, वाटर एज अ सॉल्वेंट रहेगा तो डिसोसिएशन, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट रहेगा तो कोई भी आप एसिडिक एसिड क्या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या कोई भी फिनॉल ले लो, वो हमेशा एसोसिएट ही होगा। और अगर एसिडोन है तो वो बेटा नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। ये तीन आपको एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। इसमें बेटा मैं आपको ये दोनों समझा सकता हूँ कि पोलर है नॉन पोलर है, बट ये सब एग्जैक्टली तो हम लोग बेटा लैब में जाके चेक करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा कि ये तीन एग्जांपल्स प्लीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग इसको करेक्ट कैसे किया जाता है। तो ऐसे तो बेटा एबनॉर्मल आ रहे हैं आंसर, इसको नॉर्मल में तो लाना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर हमारे आंसर्स तो गलत आ रहे हैं फिर तो उसको नॉर्मल में लाने के लिए बेटा हम लोगों ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंटॉफ फैक्टर। आप इसका फोटो लो, फिर हम लोग वेंटॉफ फैक्टर के बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो करेक्शन फैक्टर है वो है वेंटॉफ फैक्टर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर आई से, ठीक है ना। स्मॉल लेटर आई का फॉर्मूला क्या है वो समझ लेते हैं। आई का फॉर्मूला है बेटा, इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो इट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है ना। डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो, जैसे एसिडिक एसिड डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 हो गए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिसोसिएशन या एसोसिएशन के पहले, पहले मतलब बेटा वो एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। और ये वाली क्या होगी बेटा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डैश मास, मोलर मास, ठीक है ना। सो colligative properties are inversely proportional to molar mass, so therefore we can write one more formula। अगर colligative property abnormal है, ठीक है ना, colligative property abnormal है तो colligative property is inversely proportional to molar mass। तो इसके केस में क्या आएगा बेटा, यहाँ पे abnormal molar mass आएगा, abnormal molar mass, क्यों, क्योंकि it is inversely proportional to molar mass होता है। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, normal molar mass। So keep this in mind, this is very very important। Now अगर हम बात करें वैल्यू ऑफ आई की, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, वैल्यू ऑफ आई। तो वैल्यू ऑफ आई क्या क्या हो सकता है वो डिस्कस करते हैं। अगर कोई सब्सटेंस डिसोशिएट या एसोसिएट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन सेम ही होगा। तो इस केस में क्या हो गया बच्चों, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा बेटा। आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई का वैल्यू परफेक्ट 1 कब होगा, जब ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है। तो आई का वैल्यू 1 होगा, इसका मतलब सब्सटेंस क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब अंडरगोज नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन, ठीक है। या फिर जैसे एग्जांपल के तौर पे यूरिया ले लेते हैं, ग्लूकोज ले लेते हैं, है ना, ये सब बेटा क्या है, सुक्रोज है, ये सब ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं किसी भी सॉल्वेंट में। लेकिन इसमें एक बी पॉइंट स्टार मार्क करके डालना बेटा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट जैसे एसिडिक एसिड था, एसिडिक एसिड पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या कर रहा है बेटा, वो डिसोसिएट भी नहीं हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है। जैसे एसिडिक एसिड को अगर मैंने एसीटोन में ले लिया तो तभी भी वहां पे आई का वैल्यू 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो ना तो एसोसिएट हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है। तो इसको ऐसे लेके के लिए इलेक्ट्रोलाइट शोइंग नाइदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोलाइट शोइंग नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको मैं दूंगा बेटा, तो एसिडिक एसिड इन एसीटोन, एसिडिक एसिड इन एसीटोन। एसीटोन के अंदर बेटा अगर एसिडिक एसिड को लिया जाए तो वो ना तो एसोसिएट होता है ना ही डिसोसिएट हो रहा है, राइट।
बट अगर मैं बात करूं दूसरे केसेस के बारे में, अगर मेरे पास में सबसे इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, ठीक है, तो इसके केस में क्या हो सकता है, आई का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है और आई का वैल्यू कैन बी लेस देन 1 ऑल्सो। सर कैसे, जरा समझाओ। ये देखो अगर मैं आई इज नॉट इक्वल टू 1, कब इक्वल टू 1 नहीं होगा, जब या तो एसोसिएशन होगा या फिर डिसोसिएशन होगा। तो जैसे मैं फर्स्ट वाला एग्जांपल लेता हूं, इमेजिन करो वी आर टॉकिंग अबाउट डिसोसिएशन, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, डिसोसिएशन की बात करते हैं। डिसोसिएशन में क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन ज्यादा होगा। डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा ना, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, कम, तो आई का वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। सो क्या याद रखना है, आई इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डैश डिसोसिएशन। तो आई का वैल्यू आज के बाद अगर ज्यादा आ रहा है तो समझ जाना डिसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आई का वैल्यू अगर ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और मोलार मास क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। सो आई का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, तो एसोसिएशन में क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, 2 का 1 या 3 का 1 हो सकता है अगर ट्राइमर बना रहे तो। इन दैट केस आई विल बी लेस देन 1, आई का वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी, और मोलार मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बेटा, मोलार मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आई का ये फॉर्मूला, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसी को बेटा मैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेक्टेड या फिर थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी लिख सकता हूँ, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो स्टूडेंट्स I is also equal to observed colligative property upon theoretical colligative property, ऐसे भी लिखा जा सकता है, करेक्ट ना। अभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्या है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, तो मुझे व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर I इन केस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है मतलब वो डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहा है, तो सो डेल्टा P अपॉन P नॉट, कौन सा वाला, ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा P अपॉन P नॉट, कौन सा वाला, थ्योरेटिकल, एकदम सिंपल। तो कैन वी से दैट फ्रॉम हियर वी कैन से दैट डेल्टा P अपॉन P नॉट, कौन सा वाला, ऑब्जर्व्ड, विल बी इक्वल टू I इंटू डेल्टा P अपॉन P नॉट थ्योरेटिकल। अगर वो बेटा नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, पर ना एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रोलाइट है तो बेटा अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आई की मदद से, ठीक है। दूसरा आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या आएगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल, बराबर है। सो देयरफॉर डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल का आंसर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू, सॉरी ऑब्जर्व्ड का आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू आई इनटू डेल्टा टीबी क्या, थ्योरेटिकल, एकदम सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। थर्ड अगर हम बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो आई विल बी इक्वल टू डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीएफ। अभी तक हम लोग बेटा ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते हैं, बिकॉज वो सब्सटेंस बेटा डिसोशिएट भी नहीं हो रहा था और एसोसिएट भी नहीं हो रहा था, और अगर हम ऐसे वाले एग्जांपल्स की बात करें तो आई का वैल्यू 1 होगा, इस वजह से बेटा ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल आंसर हमेशा सेम आता था ना। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू आई इनटू डेल्टा टीएफ थ्योरेटिकल, एंड लास्ट एंड द फोर्थ वन इज osmotic pressure pi is equals to, sorry I is equals to
पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल, है ना, पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल. सो व्हाट विल बी पाई ऑब्जर्व्ड? पाई ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू आई इनटू पाई थ्योरेटिकल. तो ये चारों के चारों फॉर्मूलाज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये चारों के चारों फॉर्मूलाज जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का होने वाला है, उसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला लिस्ट लिखवाऊंगा. पूरे के पूरे चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज थे इस चैप्टर में सोल्यूशन से लगा के अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं सब मैं आपको एक शीट पे लिखवाऊंगा बेटा. तो इससे क्या होगा, रिवीजन के टाइम हमारा काम आसान हो जाएगा. ठीक है, अगर इसमें एक और फॉर्मूला ऐड कर दे हम लोग, फिफ्थ वाला फॉर्मूला, यहाँ से फिफ्थ वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सो मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, सॉरी, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू आई इंटू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू आई इंटू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है जो आगे हम लोग यूज करेंगे. ना स्टूडेंट्स, हमारे मन में सवाल आ रहा है, सर हमने ये सब बना तो लिया लेकिन ये आई का वैल्यू निकालेंगे कैसे? आई का वैल्यू जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग ये सम सॉल्व नहीं कर सकते. जैसे अगर मैं डेल्टा टी बी थ्योरेटिकल का वैल्यू लिख भी लू, के बी इंटू एम लिख दो, या 1000 के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए लिख भी दू, बट मुझे आई का वैल्यू जब तक पता नहीं चलेगा तब तक मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं पाऊंगा. तो हम लोगों को सबसे पहले क्या सिखाना पड़ेगा बेटा, आई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है. ठीक है, तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ आई. आई का वैल्यू कैसे निकाला जाता है. तो केस 1 इज डिसोसिएशन, केस 2 इज एसोसिएशन. थर्ड केस में तो बेटा वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई का वैल्यू 1 होता है. दैट इज नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन. डिसोसिएशन के केस में आई का वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगा. ठीक है, सपोज हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइट है, कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइट AXBY. समझो ये एक इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, इसका हमको डिसोसिएशन के बाद आई का वैल्यू निकालना है. तो से फॉर एग्जांपल इट डिसोशिएट इनटू x टाइम्स A प्लस, चार्जेस बैलेंस करने की जरूरत नहीं बेटा यहाँ पे, y टाइम्स B माइनस. ठीक है ना, जैसे अगर मेरे पास में Al2O3 होता तो मैं इसको कैसे लिखता, 2 टाइम्स Al एंड 3 टाइम्स O. इधर प्लस लिख दिया, माइनस लिख दिया बेटा. ठीक है ना, चार्जेस अभी हम लोग को पता नहीं ना x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, तो हम लोग सिर्फ प्लस माइनस लिख रहे हैं. ठीक है, आपको अगर लिखना है तो वो बेटा m और n लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है m और n का वैल्यू, है ना. अभी मुझे ये बता दीजिए, ये डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है? सर ये तो डिसोसिएशन हो रहा है. सपोज मेरे पास में स्टार्टिंग में इसका 1 मोल था. कितना मोल था बच्चों? 1 मोल था. तो ये स्टार्टिंग में बेटा 0 होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई डिसोशिएट हुआ नहीं हुआ होगा. बराबर है. जब इक्विलिब्रियम आया होगा, जब इक्विलिब्रियम आया होगा, सो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा. ठीक है ना, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, y टाइम्स अल्फा. करेक्ट. सो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर क्या बच्चों, डिसोसिएशन. नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा. 1 नहीं था ना 0 टाइम पे बेटा, 1 0 0 1 नहीं हो गया. नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा बताइए, आफ्टर डिसोसिएशन. आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस दिस, सो प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा हो जाएगा बेटा. क्लियर. अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो इसमें अल्फा 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 कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचेगा, 1. ठीक है ना, मैं अभी प्लस पहले लिख लेता हूँ. चलो इसको थोड़ा अरेंज ही कर देते हैं. इसको मैं x अल्फा प्लस y अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूँ. अब इन तीनों में बेटा अल्फा कॉमन है, सो आई एम लेफ्ट विथ 1 प्लस क्या बचेगा ब्रैकेट में, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा बचेगा. ठीक है, अभी मैं x प्लस वाई को बेटा n डैश मान लेता हूँ. चलो n डैश माइनस 1 इंटू अल्फा. सो व्हाट इज दिस n डैश, n डैश इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. अगर आप ध्यान से देखोगे तो x प्लस वाई क्या है बेटा,
जितने आयन्स डिसोशिएट हुए हैं उसको बेटा क्या बोलेंगे, एन डैश बोलेंगे। ठीक है, एन डैश का मतलब क्या, एक्स ये वाला प्लस वाई। जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल बोलता हूँ Al2O3 बेटा, ध्यान दो मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। दो तो Al+3 बनेंगे, 3O-2 बनेगा। ये चार्जेस के बारे में टेंशन मत लेना, इसका तो हमको पूरे लेक्चर में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बच्चों, ये एक्स है, देखो कंपेयर करो ना, ये एक्स है और ये 3 क्या है बच्चों, वाई। तो व्हाट इज एक्स प्लस वाई, 2 + 3 5 हो गया। तो 5 क्या है बेटा, एन डैश है अपना, 5 क्या हो जाएगा, एन डैश। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर क्या बच्चों, डिसोसिएशन। तो अगर मैं अभी इसका आई निकालने जाऊं, आई, तो मुझे था बेटा नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, बैकग्राउंड म्यूजिक मिल रहा होगा आपको, बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर क्या बच्चों, डिसोसिएशन। ठीक है, अभी अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो अभी मुझे था इसको डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बताइए। सो I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन मतलब ये हो जाएगा 1 + n डैश -1 इंटू अल्फा डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितना है बच्चों, 1 ही है, सो 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, I इंटू 1 इज I, ये 1 इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और n डैश -1 डिवाइड आएगा तो सॉरी इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। तो मुझे बताओ अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्ट मिल गया, I -1 अपॉन n डैश -1, खत्म, मेरा फॉर्मूला बन गया बेटा। आई अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा से मुझे आई का वैल्यू मिल जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या, I -1 अपॉन n डैश -1, खत्म। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। दिस इज इन केस ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन बच्चों, डिसोसिएशन। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसको ये फर्स्ट पार्ट ले लेता है, इसका एक सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड पार्ट में अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज आई, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास अपॉन थ्योरेटिकल, की थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड था मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में। यस इट इज थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, एम का मतलब मोलर मास, टी का मतलब थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। तो अगर मैं बताऊं आई की जगह पे I इज इक्वल टू क्या था, 1 + n डैश -1 इंटू अल्फा था। तो देखो ना I इज इक्वल टू अपॉन में तो 1 हो तो गया, कैंसिल हो गया। तो इस I की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + n डैश -1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mt अपॉन mo लिख सकता हूँ। mt का मतलब क्या बच्चों, theoretical molar mass and this is observed molar mass, theoretical molar mass upon observed molar mass। चलो तो आप बताओ n डैश -1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू mt अपॉन mo, -1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा, mt -mo डिवाइड बाय क्या आएगा, mo आएगा, और ये n डैश -1 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा n डैश -1। तो ये हो गया अल्फा। तो अगर आपको I का वैल्यू पता है तो आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू पता है तो आप ऑब्जर्व्ड और थ्योरेटिकल में से जो भी आपको पूछा होगा वो भी आप निकाल सकते हो। सो स्टूडेंट्स ये सब फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब जरूरत पड़ेगी तो हमको ये फॉर्मूलाज याद भी आने चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट डिसोसिएशन और एसोसिएशन, दिस इज अबाउट डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन में बेटा फॉर्मूला क्या है, I अल्फा इज इक्वल टू I -1 अपॉन n डैश -1 एंड अल्फा इज इक्वल टू mt - mo अपॉन mo इंटू n डैश -1। n डैश का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, इट इज नथिंग बट x प्लस y। नाउ अगर हम बात करें बेटा थोड़े से इसके ऊपर क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन के बेटा फॉर्म में हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको और क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल्स, कैलकुलेट I फॉर द फॉलोइंग, कैलकुलेट I फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, K2SO4 50% डिसोशिएटेड, K2SO4 50% डिसोशिएटेड। ठीक है, एक तो ये पूछा है। नेक्स्ट दूसरा पूछा है B Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। अभी यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड दैट बेटा ये क्या है आपका 100% डिसोशिएट हो रहा है। 100% क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है।
तो अभी अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो K2SO4, बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों डिसोशिएट ही नहीं कर पाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। SO4 तो बेटा क्या है, पूरा सल्फेट आयन होता है ना, सो 2 तो K प्लस बनेगा एंड SO4 -2 बनेगा। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू 2 है, ये देखो आगे का वैल्यू, x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ऐसे सर इधर SO4 था ना तो 4 आएगा ना, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे SO4 ये सल्फेट आयन पूरा अकेला रहेगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो बेटा क्या आएगा, x का वैल्यू 1। तो व्हाट इज द n डैश का वैल्यू, x प्लस वाई, इट इज 2 + 1 3 हो जाएगा बच्चों। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी अगर हम बात करें n डैश का वैल्यू पता चल गया, 50% डिसोशिएटेड बोला है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 50%, 50% पर मतलब अपॉन सेंट, पर मतलब अपॉन सेंट मतलब 100, तो 50/100 इज 0.5। सो अल्फा का वैल्यू पता चल गया। नाउ वी कैन पुट इन दिस फार्मूला, अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 अपॉन n डैश माइनस 1। व्हाट इज अल्फा? अल्फा का वैल्यू 0.5 है, so 0.5 is equals to I - 1 अपॉन n डैश कितना है, n डैश 3 है, so 3 - 1 2, 3 - 1 is 2, 2 into 0.5 कितना हो जाएगा 1, so therefore 1 is equals to I - 1, so therefore what is the value of I is equals to 2। okay, I का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी आप लोग बेटा वीडियो पॉज करके सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। सर हमको तो अल्फा दिया ही नहीं है, अल्फा का वैल्यू नहीं दिया है तो बेटा हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान के चलेंगे, अल्फा का वैल्यू 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो आप बताओ ये ब्रेक कैसे होगा, सबसे पहले बताओ, इधर डायरेक्ट लिख देते हैं 2Al प्लस एंड 3SO4। आपको अगर चार्जेस में कंफ्यूज हो तो लिखो ही मत, ठीक है ना, खाली प्लस माइनस लिख दो। वैसे भी हमको चार्जेस से तो कोई लेना देना नहीं है, अभी मुझे तो पता है इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे 3, ठीक है ना। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम होना चाहिए, 3 2 6, यहाँ पे भी 3 2 6, यहाँ पे ट्रिक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू 2, ये 2 और y का वैल्यू 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश? n डैश का वैल्यू आ जाएगा 5, है ना। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग अल्फा को क्या मान के चलेंगे बेटा, अल्फा को 1 मान के चलेंगे। तो बताओ अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 अपॉन n डैश माइनस 1, अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I तो निकलना ही है बेटा, अपॉन n डैश कितना है 5, 5 - 1 4, सो 4 1 जा 4, 4 प्लस यहाँ पे आएगा तो 5, सो I का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 5। क्या सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिला कि इफ, नोट याद रखना बेटा, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 1, अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो n डैश ही बेटा आपका इक्वल टू I हो जाएगा। चेक कर सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू क्या है, अगर 1 हो गया सो I - 1 अपॉन n डैश माइनस 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n डैश माइनस 1 इज इक्वल्स टू I - 1, ये और ये कैंसिल, सो देखो I और n डैश दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। तो बेटा अगर अल्फा का वैल्यू कितना है 1 है, मतलब वो 100% अगर डिसोशिएट हो रहा है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, जो n डैश आया वही I का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़े एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, डिसोसिएशन के, उसके बाद हम लोग एसोसिएशन वाला एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो सम मोर क्वेश्चंस आर देयर ऑन द बोर्ड, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो पहले वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो खुद से, एंड देन मैं इन सबको तो डिस्कस करने वाला ही हूँ, डोंट वरी, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट कर लो। ये टाइप के क्वेश्चन शायद से आपको थोड़े से टफ लगे, बिकॉज अभी तक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शायद से नहीं हुआ होगा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिकॉज ये कोर्स के हिसाब से आप कौन सा चैप्टर पहले पढ़ रहे हो आई डोंट नो, बट अगर नहीं हुआ है तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये सबसे फर्स्ट वाला अगर एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं, थर्ड वाला एसिडिक एसिड इन वाटर, ये सबको पता है कि वो डिसोशिएट ही होगा, वाटर में बेटा डिसोसिएशन होगा, राइट। तो अगर ये एसिडिक एसिड वाटर में जा रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, तो कैन वी से दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 1, y का वैल्यू भी 1, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश? n डैश इज 1 + 1 2, परसेंटेज अल्फा दिया है 10, सो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100 अल्फा का वैल्यू, सो 0.1 हो जाएगा, है ना। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 अपॉन n डैश माइनस 1, यही फॉर्मूला है। सो अल्फा की जगह पे 0.1 इक्वल टू I का वैल्यू तो मुझे पता करना है, अपॉन n डैश कितना बेटा 2,
2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आई इज 0.1 और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1. सो इट इज गोइंग टू बी 1.1. हो गया. सो दैट इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, Fe4 FeCN6 थ्राइस. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है तो वेल एंड गुड. नहीं पढ़ा तो पहली बात तो डिसोसिएशन दिया नहीं है तो 100% होगा. आपको बता दूं, ये कंपाउंड हमेशा याद रखना, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना वो कभी ब्रेक नहीं होता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समझाऊंगा बिकॉज ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और वो डिसोशिएट नहीं होता है. इन दोनों के बीच में बेटा आयनिक बॉन्ड होता है. तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है ना बेटा, उसको कभी ब्रेक मत करना. ठीक है, तो ये याद रखिए. 4 तो Fe बनेंगे प्लस वाले, और ये देखो ये जो 3 है वो बाहर है बेटा, अंदर नहीं है. तो ये 3 डेफिनेटली लिखना ही पड़ेगा अपने को. 3 FeCN6 माइनस, बराबर है. तो अभी मुझे एक बात बताओ, ये वाला नंबर इसके ऊपर आ जाएगा +3 में. ये तो हम लोग स्कूल सेक्शन से करता है. ये 4 इधर आ जाएगा बेटा, ये तो सबको पता ही होगा. ठीक है ना. जैसे जिनको नहीं पता बेटा उनको बता दो, 2Al और O 3O है ना. तो ये जो 2 है वो इसका चार्ज होता है और ये जो 3 है वो इसका चार्ज होता है. देखो वैसे सेम मैंने यहाँ पे किया. ये 4 इसका चार्ज माइनस में और ये 3 प्लस में इसका चार्ज हो जाएगा, है ना. चलिए, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश. ये 4 और ये 3, सो n डैश इज इक्वल टू 7 हो जाएगा बेटा. और अभी हमको पता है कि यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है 1 है, तो n डैश ही इज इक्वल टू i हो जाएगा. सो i इज इक्वल टू n डैश इज इक्वल टू 7. नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, है ना. नेक्स्ट आता है K4 FeCN6. K4 FeCN6. ना ये बेटा कंपाउंड डिसोशिएट होगा. देखो 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा तो डबल हेडेड एरो डालो. अगर 100% डिसोशिएट हो रहा है तो बेटा सिंगल एरो डालो. ठीक है ना. इससे बेटा क्या बनेंगे, 4 तो K प्लस बनेंगे. 4 तो K प्लस बनेंगे बिकॉज यहाँ पे 1 है तो ये 1 इधर आ जाएगा और ये तो बेटा 1 ही बनेगा. ये स्क्वायर ब्रैकेट को ब्रेक मत करना, स्क्वायर ब्रैकेट को ब्रेक मत करना. ये 4 है ना बेटा, तो ये 4 इधर आ जाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इज 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश. n डैश इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा. और अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा बेटा उन्होंने बोला है 75%. तो 75% मतलब 0.75 हो गया. 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 75. 0.75 नथिंग बट 3/4. सो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू i minus 1 अपॉन n डैश minus 1. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. इट इज 3/4 इज इक्वल टू i का वैल्यू माहिती नहीं. n डैश कितना है, n डैश कितना है 5. 5 minus 1 4. दूर दृष्टि देखो मेरा, मैंने इसके लिए पहले से 3/4 लिख दिया. सो i का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा. 3 + 1 4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. AlCl3 बेटा 60% डिसोशिएट हो रहा है, तो 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है तो हम लोग डबल हेडेड एरो बनाएंगे. Al के ऊपर +3 Cl माइनस. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश. n डैश हो जाएगा इधर से 1 और इधर से 3, टोटल कितना हो गया 4. 60% डिसोशिएट हो रहा है मतलब अल्फा का वैल्यू 60/100 मतलब 6/10. 6/10 मतलब 3/5. 3/5 हो गया बच्चों. 3/5 लिख लेते हैं अपन. फिर क्या करेंगे बताइए. अल्फा इज इक्वल टू n डैश i minus 1 अपॉन n डैश minus 1. सो ये 3/5 इज इक्वल टू i minus 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा. कितना हो जाएगा 4 minus 1 3. 3 3 जा 9. 9/5 9/5 अपॉन कितना बच्चों, ये +1 है तो कितना हो जाएगा i का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/5 + 1. 9/5 9 + 5 14. 14/5 तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 5 2 जा. एक सेकंड गलत तो नहीं कर रहे हम लोग. हाँ कितना हो जाएगा 14/2 ना, तो 5 2 जा. फिर बाद में कितना बचा 4, तो 4 है तो 2.8 आ जाएगा. तो i का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2.8 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. 7th की बात करें तो स्क्वायर ब्रैकेट को ब्रेक नहीं करना है. CuNH3 4 टाइम्स SO4 है राइट. 50% डिसोसिएशन दिया है मतलब पक्का आपने को डबल हेडेड एरो बनाना है. स्क्वायर ब्रैकेट वैसे का वैसे ही रहेगा प्लस SO4 -2. ठीक है, तो यहाँ पे CuNH3 4 टाइम्स 2 प्लस डालना पड़ेगा. चार्जेस बेटा नहीं आ रहा तो रहने दो, उसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश. n डैश का वैल्यू हो जाएगा 2. अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा 50/100 मतलब 1/2. तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ. अल्फा इज इक्वल टू i minus 1 अपॉन n डैश minus 1. n डैश कितना है 2. 2 - 1 इज 1. तो आंसर कितना आ जाएगा 0.5.
इसको मैं 0.5 लिख देता, कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। 0.5 इधर -1 इधर आएगा तो +1, तो आई का वैल्यू 1.5। लेट्स मूव टू द लास्ट वन नाउ। CrNH3 6 टाइम्स सॉल्व करो, अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करके। CrNH3 6 टाइम्स Cl3 दिया हुआ है, ये भी बेटा 100% डिसोशिएट नहीं हो रहा है, तो डबल हेडेड एरो बनाओ। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगा ऐसे प्रोसेस में, ठीक है ना। CH3NH3 यहाँ पे +3 टाइम्स Cl माइनस, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बोला था ये दोनों का मल्टीप्लाई करके नंबर्स सेम आने चाहिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n डैश? n डैश इज इक्वल्स टू 3 + 1 4, अल्फा इज इक्वल्स टू 80% दिया है, तो 80% मतलब 0.8 ले लेते हैं ना, 0.8। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? अल्फा इज इक्वल्स टू i - 1 अपॉन n डैश 4 - 1 3 3 इंटू 0.5 1.5 1.5 और -1 इधर आएगा तो +1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.5। आप यहाँ से लगा के या प्रीवियस बोर्ड की भी बात करो, हर एक अल्फा आई का वैल्यू देखो 1 से बड़ा होगा, ये वैल्यू 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, सब 1 से बड़े होंगे। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, और एसोसिएशन का जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेटा, वहां पे आई का वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगा? कम आएगा। तो अल्फा निकालना आना चाहिए और आई का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको आई का वैल्यू दिया है तो आप अल्फा भी निकाल सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट डिसोसिएशन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एसोसिएशन। आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the case 2. Case 2 is association, right? Now imagine करो मेरे पास में A मॉलिक्यूल है, बट वो है n टाइम्स। अभी n कुछ भी नंबर हो सकता है, अगर डाइमर बनाना है तो 2 लेना पड़ेगा, ट्राइमर बनाना है तो 3 लेना पड़ेगा, तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये एसोसिएट हो रहा है और बना रहा है AN, जैसे कि दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ से दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, समझो इस तरीके से एसिडिक एसिड का डाइमर। तो ये जो 2 है बेटा वो इधर लिखा जाएगा, तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है ना। डाइमर बना रहा है तो 2 होगा, ट्राइमर बनाएगा तो 3 होगा, एंड टेट्रामर बना रहा है तो 4 होगा। तो इमेजिन करो स्टार्टिंग में बेटा मैंने इसका जब टाइम 0 मतलब इनिशियल, जब टाइम बेटा कभी 0 नहीं होता है, रिएक्शन को जब आप स्टार्ट करोगे वही 0 टाइम माना जाएगा। जैसे आप स्टडीज करने बैठे हो बेटा, सब जो 10 बजे स्टडीज करने बैठे हो, कभी टाइम तो 0 हो नहीं सकता, तो आपके लिए स्टडीज का जो शुरुआती टाइम होगा वो तो 0 टाइम ही मानोगे ना, कि मैंने अभी शुरू किया, अभी शुरू किया मतलब वो आपके लिए उस टाइम से शुरू किया जाएगा, मतलब 0 टाइम माना जाएगा। ये हो गया इक्वल टू 0 आफ्टर इक्विलिब्रियम। सो कहने से बेटा दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बट यहाँ पे बेटा n अल्फा नहीं आएगा, अल्फा बाय n आएगा। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा बाय n। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। क्लियर है? तो अगर ये बात सच है तो कैन वी से दैट इट इज, हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। सो 1 प्लस क्या कॉमन आएगा? अल्फा कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन n माइनस अल्फा बच गया। सो ये हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है ना। वहां पे n 1 बाय n क्या है बेटा? कितने मोल्स? अगर डाइमर बना रहा है तो बताओ, अगर वो डाइमर बना रहा है तो n का वैल्यू हो जाएगा 2, अगर वो ट्राइमर बना रहा है तो n का वैल्यू हो जाएगा 3, अगर वो टेट्रामर, जो कि बहुत रेयर है बेटा, इतना ज्यादा तो बनेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन बेटा बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है, n का वैल्यू 4 हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं I का फॉर्मूला निकालूं तो I का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, number of moles after dissociation upon number of moles before dissociation, ठीक है ना। यही फॉर्मूला था हमारा। अभी अगर हम लोग इसमें पुट करें वैल्यूज, तो बेटा वैल्यूज क्या आ जाएगा देखते हैं, बताइए। I इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट विल बी द अल्फा फ्रॉम हियर? अल्फा फ्रॉम हियर इज इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका अल्फा का वैल्यू।
सो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन। अभी अगर हम लोग बेटा फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बेटा हमेशा आई का क्या आएगा, वन से कम आएगा। ठीक है, आई का आंसर हमेशा वन से कम आएगा। ठीक है, अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे सर सोचेंगे सर आई का अगर वैल्यू वन से कम है तो वन में से माइनस वन करेंगे, वन से कम उसमें से माइनस वन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव आएगा, डोंट वरी, तो वो कैंसिल हो जाता है। तो बहुत सारे टीचर्स इसको वन माइनस आई अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन लिखवाते हैं, वो भी राइट है बेटा, बट अगर आप रेशियो लोगे तो वो तो वैसे भी कैंसिल होने वाला ही है। सपोज मैं इसको फर्स्ट पार्ट मान लेता हूँ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। हमको पता है आई इज इक्वल टू एम थ्योरेटिकल अपॉन एम ऑब्जर्व होता है, बट इस आई की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू एम टी अपॉन एम ओ लिखा जा सकता है। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी अल्फा फ्रॉम हियर? अल्फा फ्रॉम हियर विल बी एम टी minus mo divided by mo into 1 minus 1 upon n minus 1। ठीक है, सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। मैं आपको एक चीज, एक ट्रिक बताता हूँ जिसके आपको दोनों फॉर्मूला याद हो जाएंगे। वहां पे बेटा n डैश था बस, और यहाँ पे बेटा 1 upon n है, तो आप इतना दिमाग में रख लो कि अगर डिसोसिएशन है तो n डैश और एसोसिएशन है तो 1 upon n, फॉर्मूला सेम ही है। देख लो वहां पे फॉर्मूला क्या था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन डैश माइनस वन था, एन डैश की जगह पे 1 अपॉन एन आ गया, वहां पे भी सेम था, और ये वाला फॉर्मूला भी सेम था, वहां पे एन डैश माइनस वन था, बाकी सब कुछ सेम है, बस खाली इतना सा ही चेंज करना है आपको। ठीक है, अभी इसके ऊपर भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, वो भी सॉल्व करते हैं तो हमको थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन है, कैलकुलेट आई फॉर फॉलोइंग, calculate the value of I for the following. A acetic acid in benzene, कुछ नहीं बोला तो बेटा हमको पता है एसिडिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन में हमेशा डाइमर बनाता है। दूसरा, दो ही क्वेश्चन है, 3A gives A3, 3A gives A3 अल्फा इज इक्वल टू 1/2, अल्फा का वैल्यू 50% या फिर 1/2 बोला, ये दो ही क्वेश्चन थे बेटा। एसोसिएशन के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड है, बिकॉज बहुत ही कम कंपाउंड ही एसोसिएट होते हैं ना बेटा, डिसोसिएशन ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम तो सॉल्वेंट क्या लेते हैं बेटा, वाटर ही लेते हैं, वाटर में हमेशा डिसोसिएशन होता है। चलो अभी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। फर्स्ट की अगर हम बात करें सोल्यूशन में, फर्स्ट की, ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है, एसिडिक एसिड जो है बेटा वो क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा बेंजीन में, तो बेटा डेफिनेटली क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो अगर ये डाइमर बना रहा है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, एंड अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 1 मानेंगे, अल्फा का वैल्यू 100%, इसको हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस अल्फा विल बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो अभी अगर हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन 1 अपॉन n माइनस वन, क्लियर है? तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे, 1, सो 1 इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i, i तो हमको वैसे भी कैलकुलेट करना है, व्हाट इज n, n का वैल्यू 2 है, सो 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस हाफ। वापस देखो 1/2 माइनस 1, हाफ में से 1 गया तो माइनस हाफ ही आएगा, ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हाफ इज इक्वल टू i माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, सो प्लस 1 में से हाफ माइनस हाफ गया तो बेटा आंसर क्या आएगा, i का वैल्यू हाफ ही आया, देखो आंसर पॉजिटिव ही आया ना, और देखो i का वैल्यू 1 से कम आया, क्यों, क्योंकि वहां पे एसोसिएशन हो रहा था। दूसरा केस अगर हम बात करें, 3 टाइम्स a gives a3, तो कैन वी से दैट यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ट्राइमर बना रहा है, n का वैल्यू 3 और अल्फा का वैल्यू उन्होंने दिया है हाफ, अल्फा का वैल्यू दिया है हाफ, सो अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n डैश, n डैश तो बेटा n डैश की जगह पे 1 अपॉन n है ना, राइट, माइनस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 1/2 इज इक्वल टू i माइनस 1, ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, माइनस 2/3 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 2/3, माइनस 2/3 इधर आएगा, सो माइनस 2 बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये तो बेटा माइनस 2/6 हो जाएगा।
सो -1 बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना भाई, तो -1/3 हो जाएगा। सो -1/3 इज इक्वल टू i -1, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा 2/3। सो अगर 2/3 आ रहा है तो बेटा ये क्या हो गया, 1 से कम ही हुआ, तो इसका भी i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दीज आर द क्वेश्चंस ऑन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। अभी इसको यूज कैसे करना है, सम्स कैसे आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी मेरे पास में कम से कम 6 से 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अभी भी है, वो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नो मैटर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों को चीजें बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो आप इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं, आप लोग अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख के रखता हूँ तब तक। Now, let us start with the questions. Question number 1, calculate osmotic pressure. Pi मतलब osmotic pressure for a decimolar. Decimolar मतलब 0.1 मोलर, ठीक है ना। तो concentration दिया हुआ है बेटा, ठीक है ना, of solution of BaCl2 at 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस मतलब टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन हो गया। सो हम लोगों को पता है पाई का फॉर्मूला क्या है बच्चों, पाई ये ऑब्जर्व ही होगा, पाई इज इक्वल टू CRT। जैसे आप ये फॉर्मूला यूज करते हो वैसे बेटा आपका क्वेश्चन गलत हो गया। सर कैसे, यही तो फॉर्मूला आपने सीखा है? नहीं बेटा, अगर हम बात करें
तो वो यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज उन सब के लिए वैलिड था, बट यहाँ पे बेटा ये BaCl2 है और सबको पता है BaCl2 डिसोशिएट होता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो ये नहीं रहेगा, दिस इज रॉन्ग। हमारा फॉर्मूला हो जाएगा I पाई इज इक्वल्स टू I इंटू CRT, I इंटू CRT। सर अब ये I कैसे निकालेंगे, तो BaCl2 को बेटा सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ नहीं बोला है, मतलब वो 100% डिसोशिएट हो रहा है, और 100% डिसोशिएट हो रहा है तो I इज इक्वल्स टू N डैश हो जाएगा, और वो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा 3। सो आंसर हो जाएगा बच्चों पाई इज इक्वल्स टू 3 इंटू सी का वैल्यू 0.1 इंटू आर, ठीक है ना। आपको एटीएम में ही निकालना है, कुछ नहीं बोला है, तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा आपको किसमें, बट मेजॉरिटी केसेस में एटीएम में ही दिया जाता है। सो 1/12 इंटू टेम्परेचर दिया हुआ बेटा कितना 300, सो ये हो जाएगा 25, मैंने पहले भी बोला था। सो 25 इंटू 0.1 इज 2.5 इंटू 3 इट इज 7.5 ATM। तो आप लोग बेटा आंसर कुछ अलग ही टिक करके आओगे, जबकि आंसर है ये। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि आपके जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उन सबको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर वो क्या है बेटा डिसोशिएट हो रहा है तो। एकदम सिंपल है, अगर डिसोशिएट हो रहा है तो I से मल्टीप्लाई करो, नहीं हो रहा है तभी भी I से मल्टीप्लाई करो, I की वैल्यू 1 ले लो फिर उस केस में, है ना। 2.925 ग्राम ऑफ NaCl। अब ये देखो, अभी तक हम लोग यूरिया, ग्लूकोज ये सब डिस्कस करते थे, अभी ये सब क्वेश्चन आ गए। 2.295 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब ये WB है बेटा, दिस इज WB इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये WA है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन और KB दिया है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू 1000 KB WB अपॉन MB इंटू WA, ठीक है ना। जैसे आप ये फॉर्मूला यूज करोगे बेटा आपका आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया सर, हमने तो सही फॉर्मूला यही तो आपने सिखाया है। नहीं बेटा, NaCl जो है वो डिसोशिएट होगा, कुछ नहीं बोला है बेटा, तो NaCl विल अंडरगो 100% डिसोसिएशन, तो इसका मतलब Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। कुछ नहीं बोला है तो N डैश का वैल्यू I हो जाएगा, सो I इज इक्वल्स टू N डैश इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे बेटा, I से। अगर आप I से मल्टीप्लाई करोगे, एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जिसमें उन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ नहीं रहेगा, और वही आप आंसर देख के खुश भी हो जाओगे, कह रहे यही आंसर है, बट वो गलत हो जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है। So tell me, बता आंसर क्या आ जाएगा इसका। 1000 की जगह पे 1000, KB की जगह पे 0.52 इंटू WB की जगह पे 2.295 डिवाइड बाय MB मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। NaCl का मोलिकुलर मास कितना होता है 58.5, कितना 58.5 इंटू WA कितना दिया बेटा 100 दिया है। तो अगर मैं ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 29.25 कर दूं तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 29.25 हो जाएगा। 29.25 एक जीरो से 29.25 का डबल होता है 58.5, तो ये 1 जा ये 2 जा, तो समझा ही नहीं, समझा। तो अभी मुझे था बच्चों बचा क्या यहाँ पे 0.52 और इंटू 2 भी तो करना पड़ेगा, ये देखो I का वैल्यू 2, सो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप मुझे बताओ बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 100 और ये 100 भी कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0.52। बट ये तो बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, आपको क्या पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन पूछा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन मतलब T माइनस T नॉट होता है, T माइनस क्या होता है T नॉट, और आंसर आपको केल्विन में दिया है समझो, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 होता है, सो T माइनस 373 इज इक्वल्स टू 0.52। सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, इट इज माइनस 373, इधर आएगा तो प्लस 373.52 केल्विन, या फिर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो यहाँ पे 100 लिखना, तो 100.52 आ जाएगा। जो भी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा उस हिसाब से सॉल्व करना। कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब हमको क्या पूछा है अल्फा पूछा है of an electrolyte if the molar mass 164 है, if the observed molar mass by measuring the elevation in boiling point, observed molar mass दिया 65.4, ठीक है ना, ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज 65.4। तो बेटा उन्होंने क्या पूछा है बताओ इसका अल्फा कितना होगा, तो आप मुझे बता अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है I माइनस 1 अपॉन N डैश माइनस 1 होता है, बट N डैश का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं, क्वेश्चन में N डैश का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। थिंक ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर हमको अल्फा निकालना है तो अल्फा I का फॉर्मूला क्या होता है पहले वो बताओ, I is equals to MT theoretical upon
ऑब्जर्व होता है ना, थ्योरेटिकल अपॉन क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व हो जाएगा तो आई का वैल्यू बेटा मिल जाएगा हमको। बट एन डैश का जरूरत पड़ेगा क्या, ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें एन डैश का वैल्यू का जरूरत ही नहीं पड़े। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा पूछा है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट है, वो तो इलेक्ट्रोलाइट है, मोलर मास दिया है 164, तो अल्फा का वैल्यू, आई का वैल्यू, एन डैश अल्फा, एन डैश का वैल्यू जब तक हमको पता नहीं चलेगा हम लोग आई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं फिर दूसरा कोई फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला था अल्फा सॉरी आई इज इक्वल टू एम टी अपॉन एम ओ, ये एक फॉर्मूला था, क्लियर है। एक ये फॉर्मूला था एम टी अपॉन एम ओ, इससे हमको आई का वैल्यू मिल जाएगा, आई का वैल्यू मिलेगा। बट अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए एन डैश का वैल्यू भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्या? इसमें कुछ तो करेक्शन है शायद से, क्योंकि अगर हम लोगों को अल्फा का वैल्यू निकालना है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, डिग्री ऑफ आई का वैल्यू तो पता चल जाएगा एम टी अपॉन एम ओ से। ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल हमको पता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमको एन डैश भी तो चाहिए ना, तो एन डैश कितना होगा वी डोंट नो। एन डैश या तो 2 मान के चलते हैं, कितना मान के चलेंगे, 2 मान के चलेंगे, या तो फिर वैसा करना पड़ेगा। चलो ठीक है, कल कोई बात नहीं। अगर हम बात करें एम टी अपॉन एमओ की, एम टी कितना है बच्चों, थ्योरेटिकली कितना आ रहा है, 164 आ रहा है, अपॉन ये कितना है 65.4 है, 65.4 है, तो ये डेफिनेटली बच्चों 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। थ्योरेटिकली कितना है, इलेक्ट्रोलाइट का मॉलिक्यूलर मास 164 है और आ रहा है कम ना, अगर वो कम आ रहा है ऑब्जर्व्ड मोलर मास अगर कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, if observed molar mass by measuring the elevation boiling point is 65, measuring elevation boiling point is 65.4, बट अगर हमको अल्फा चाहिए तो हमको एन डैश तो चाहिए ही बच्चों। एन डैश कैसे मिलेगा, x प्लस वाई, आई का वैल्यू एम टी अपॉन एम ओ से ही मिलेगा, कुछ तो करेक्शन है इसमें। ठीक है चलो बाद में देखते हैं, मैं इसमें कुछ तो करेक्शन है, हम लोग देखते हैं इसको बाद में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको वापस सॉल्व कर लेंगे अगर टाइम बचा तो। अभी मैं देखता हूँ जिस बुक में से लिया, क्योंकि बुक में मेरे पास पेपर पे लिखा हुआ है, या तो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अभी इसके बाद देखते हैं। चलो इसके बाद अगर हम बात करें आरपी ट्रिक की, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, इन सबका सेम ऑर्डर होता है, ठीक है ना। मैं आपको कम से कम 8 से 10 टाइप के क्वेश्चन एक ही में करवा दूंगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, इनका बेटा ऑर्डर क्या होता है, सेम। अभी आपको ऐसे नहीं समझेगा, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें केस 1 की, 2 केसेस डिस्कस करेंगे, एक तो जिसमें मोलारिटी सेम है और एक जिसमें मोलारिटी डिफरेंट है। क्वेश्चन में बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको एंट्रेंस में और बोर्ड में बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा, सिर्फ एक ही का पूछा हुआ रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहली बात तो मुझे बताइए सबका बेटा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेम है कि डिफरेंट है, सर सेम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। यूरिया बेटा डिसोशिएट होता नहीं है, तो इसका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। NaCl डिसोशिएट होता है, कुछ नहीं बोला तो 100% डिसोसिएशन मानेंगे, क्या बोलेंगे 100% डिसोसिएशन, तो आई का वैल्यू हो जाएगा 2। इसका भी कुछ बोला नहीं है तो इसमें भी 100% डिसोसिएशन मानेंगे, तो एन डैश और आई का वैल्यू सेम हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 + 1 3 हो जाएगा। लिसन टू मी केयरफुली, एसिडिक एसिड हम लोगों को पता है, लिसन टू मी केयरफुली, एसिडिक एसिड हमको पता है इट इज अ वीक एसिड, और जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होता है, वो हमेशा वीक एसिड होते हैं। तो ये बेटा इसका वैल्यू जो होगा, आई का वैल्यू, इसका जो आई का वैल्यू होगा वो डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा बट 2 से छोटा होगा। ये बेटा याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से बड़ा होगा बट 2 से क्या होगा, छोटा होगा।
अभी मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जिसका आई होगा उसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें सबसे ज्यादा है, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो भी क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन सबका ऑर्डर पूछ लू बेटा, यहाँ पे RLVP, ठीक है ना, टीबी, डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सबका आंसर एट द सेम टाइम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन आल्सो, इन सबके आंसर का ऑर्डर क्या होगा, जिसमें सबसे ज्यादा पार्टिकल्स है बेटा, आई का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, इसका है ना, सो डी का आंसर सबसे ज्यादा, डी का आंसर सबसे ज्यादा होगा। डी से कम आंसर किसका होगा, 3 वाला, मतलब ई का आंसर होगा। फिर 3 के बाद 2 वाला आएगा, मतलब बी का आंसर होगा। फिर ये 1 और 2 के बीच में और ये 1 है, तो इसका मतलब सी आएगा, और इसका आंसर आएगा ए। जो इनका ऑर्डर होगा यही उसका उल्टा ऑर्डर ये होगा बेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंट्रेंस स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स को भी मैंने देखा है, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को भी, और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जैक्ट उल्टा ऑर्डर यहाँ पे आएगा। सर ऐसा क्यों, एकदम सिंपल है ना, अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम होगा, सॉरी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बराबर ना, अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम हो जाएगा ना बेटा। अगर रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा है तो उसका खुद का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, सबसे कम हो जाएगा। इज इट क्लियर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर मोलारिटी सेम होगा तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करना है, अगर मोलारिटी डिफरेंट होगा तो वो केस 2 में आएगा। तो आप इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में करेक्शन मिला, मैंने बुक में चेक किया, करेक्शन ये की था, कैलकुलेट द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट XY2। वो इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्मूला क्या था, XY2 था, बस इतना ही करेक्शन था। इस वजह से मैंने बोला एन डैश जब तक पता ही नहीं चलेगा हम लोग सम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। तो XY2 बेटा बोला अगर है हमको, तो XY2 विल ब्रेक अप इनटू व्हाट एंड व्हाट, x प्लस प्लस 2y माइनस, तो इसका जो एन डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन एन डैश माइनस 1, एन डैश कितना है बेटा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और i का फॉर्मूला हमको पता है, इट इज m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल कितना दिया बेटा, 164 दिया है, और ये है 65.4, इसको आप डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स 2.507 आता है, सो 2.5 ले लिया, सो 2.5 माइनस 1 1.5, 1.5 डिवाइड बाय 2 इज 0.75, तो ये हो गया अल्फा। नाउ दे आर आस्किंग फॉर परसेंटेज अल्फा ना, सो इट विल बी 75%, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका पूरा का पूरा ये क्वेश्चन, खाली एक करेक्शन की वजह से देखो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। चलिए, तो ये केस हमने डिस्कस कर दिया, इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। अभी आपको भले कैसे ये पूरा एज अ कंबाइंड नहीं समझ में आ रहा होगा, या फिर थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये आपको पक्का एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू द केस 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोलारिटी इज डिफरेंट। अगर मोलारिटी डिफरेंट है बच्चों, तो उस केस में हम लोग इफेक्टिव मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। सो व्हाट इज दैट, कैलकुलेट इफेक्टिव मोलारिटी, वो क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव मोलारिटी जो होती है बच्चों, वो होती है I इंटू सी, ठीक है। जिसका I इंटू सी मतलब वेंटो फैक्टर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके लिए मैंने 2 एग्जांपल्स बोर्ड पे लिखे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, हमारे पास में 1 मोलार यूरिया है, 0.5 मोलार Na2SO4 है। देखो मोलारिटी सबका अलग अलग है, ये डिसोशिएट नहीं होता है, ये सब डिसोशिएट होता है। तो ऐसे केस में सम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग ना। अगर हम बात करें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, तो सबसे पहली बात तो मुझे था हमको I और C चाहिए बेटा। तो इसके केस में बेटा I का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके केस में I का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है ना। एक काम करते हैं, यहाँ पे I का वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे C का वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे I इंटू C का वैल्यू लिखते हैं। I का वैल्यू 1, यहाँ पे I का वैल्यू देखो, ये 100% डिसोशिएट होने वाला है, एसिडिक एसिड तो नहीं है, बाकी तो 100% ही मान के चलना है। तो यहाँ पे बेटा इसका जो एन डैश होगा वही I हो जाएगा। 2 तो Na और 1 सल्फेट, तो ये 2 4 6 मत करना,
दो तो Na बनेंगे, नहीं आता है तो इसको ब्रेक करके लिखो, दो तो Na बनेंगे और एक सल्फेट बनेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक Na एक Cl, तो 2 बन जाएंगे, ठीक है। 2 Al और 3 SO4, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5। कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है, 1 मोलर है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर है। इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर। दिस इज द बेस्ट टेक्निक, 0.05 मोलर है ना। तो अभी मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, फिर उसके बाद में इसका आंसर हो जाएगा 1.5, ये इफेक्टिव मोलरिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो बेटा इसका 0.25 हो जाएगा। 0. कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, 5 5 25, करेक्ट। तो अभी मुझे था सबसे ज्यादा बेटा ये इफेक्टिव मोलरिटी किसका ज्यादा, I/C ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा इसका है। तो इसका सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा, ज्यादा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना बेटा, इन सब का ऑर्डर सेम रहेगा। सो अगर आपको पूछ लिया जाए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ इवेपोरेशन का ऑर्डर बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ऑस्मोटिक प्रेशर का, या फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा बच्चों, सबसे ज्यादा हो जाएगा बी का, बी ग्रेटर देन, फिर बी से कम किसका हो जाएगा, ए लेस देन, ग्रेटर देन सॉरी, किससे, फिर ये आएगा आपका 0.4 वाला सी, और फिर आएगा डी। और अगर आपको इन दोनों का ऑर्डर पूछ ले बेटा कि बताओ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये ऑर्डर बेटा इसका एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, बी ए सी एंड डी, ये हो जाएगा इसका उल्टा। इज दैट क्लियर ना। अगर हम बात करें बच्चों ये वाला क्वेश्चन की, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन मानेंगे बच्चों, ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चन का ये जो लेवल है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, टफ हो गया। अभी ये कैसे सॉल्व किया जाता है देखो। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या मुझे डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, नहीं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है दैट मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 इंटू परसेंटेज W/V डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है ना, इट इज डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट है। तो जिसका मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट ज्यादा रहेगा उसका मोलारिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, तो इन सब के अंदर बेटा I का वैल्यू इधर कितना है, 1 है, इधर I का वैल्यू 1 है, इधर भी I का वैल्यू 1 है, और इधर I का वैल्यू कितना है, 2 है। तो बताइए मोलार मास की बात करें, मोलार मास ऑफ यूरिया कितना होता है, 60 होता है, सुक्रोज इज 342, ग्लूकोज का मोलार मास बताओ 180, और NaCl का 58.5 होता है। तो बेटा सबका मोलारिटी निकाल लेते हैं और उसको I से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ना। सो I इंटू सी, I इंटू सी, सो 1 इंटू I का वैल्यू 1 है ना, 1 इंटू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, सो 10 इंटू 1 अपॉन मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट इज 60। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 1/6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो गया, 10 इंटू 1% था ना, तो 1% है तो बेटा 1% वेट बाय वॉल्यूम था, तो 10 अपॉन 60 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 60 इज 1/6 हो गया। अभी इसकी बात करें तो बेटा ये कितना हो जाएगा, I का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 10 है, 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है 5, सो 5 डिवाइड बाय कितना बेटा 342। तो कहने से बेटा ये कितना हो जाएगा, 1 0 कैंसिल होकर इधर 34.5 आएगा। तो मुझे था ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 5 6 30, कितना बचा 4 बचा, तो 4 बचा तो डेसिमल आ गया 4.42, तो 5 8 तो 6.8 समथिंग आएगा, 6.8 समथिंग आएगा। इसकी बात करें सो 1 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइड बाय 180, 1 0 कैंसिल, इसका आंसर आएगा वापस 1/6। ये और ये सेम हो गया, तो इनके सब आंसर्स भी सेम आ जाएंगे। ये हो जाएगा बेटा 1 इंटू, ध्यान देना 1 नहीं बेटा इसमें 2 आएगा, 2 क्यों, I का वैल्यू कितना बच्चों, I का वैल्यू इसका 2 है, सो 2 इंटू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना है 1 है, 1 अपॉन 58.5 है ना, 58.5, सो ये 29.25 हो जाएगा। सो 1 अपॉन
2.925 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? सो 2.925 हो गया अगर, तो अभी मुझे बताओ इनमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा वैल्यू? ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों ये मेथड अगर आप याद नहीं करोगे बहुत तकलीफ होगी आगे जाके क्वेश्चंस में, और जब नेक्स्ट लेक्चर में सम सॉल्व कराऊंगा तो बेटा आपको बहुत अच्छे से समझेगा, और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब सम सॉल्व कराऊंगा तब जाके आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा कंसेप्ट, गारंटी है मेरा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें से सबसे बड़ा आंसर किसका होगा? जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा हो। सबसे न्यूमरेटर छोटा किसका है? डी का। सो डी का आंसर सबसे ज्यादा। ठीक है, और सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? सबसे बड़ा न्यूमरेटर बी का है, तो बी का आंसर सबसे कम। इन दोनों का तो आंसर सेम है, तो ए विल बी इक्वल टू सी हो जाएगा। यहाँ पे ए इक्वल टू सी। अगर मुझे किसी ने पूछ लिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन एंड वेपर प्रेशर, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? डी लेस देन ए इक्वल टू सी लेस देन बी हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। अभी आप लोग बेटा नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो बेटा, एक बार सब लोग खुद से सॉल्व करो इसको, देखो आप लोगों को क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलार एक्वा सॉल्यूशन ऑफ K4, तो ये तो बेटा डिसोशिएट होता है, ये तो डिसोशिएट होता है। ठीक है, तो कुछ बोला नहीं कितना परसेंट डिसोशिएट होता है, तो इसका एन डैश अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये 4 और ये एक बॉक्स 5 हो जाएंगे बेटा, तो आई का वैल्यू भी सेम ही हो जाएगा, आई का वैल्यू भी 5 ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलार, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है या फिर मोलालिटी दिया हुआ है। मोलालिटी कितना दिया है? 0.01 मोलार, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन दिया हुआ है, सो डेल्टा डी एफ मैंने आपको सिखाया था, डायरेक्ट लिख सकते हो 0.062 केल्विन में डायरेक्ट, क्योंकि तो सेम ही रहेगा। कैलकुलेट अल्फा पूछा है, तो बेटा अल्फा के लिए पहले हमको क्या चाहिए? अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन डैश माइनस वन चाहिए। ठीक है ना, तो अभी अगर हम लोग देखते हैं डेल्टा डी एफ ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम होता है, आई इंटू के एफ इंटू एम क्यू, क्योंकि डेल्टा टी एफ है ना, तो आई का बेटा वैल्यू अभी हम लोगों को क्वेश्चन में 100% डिसोशिएट, अरे हम लोगों ने बेटा पूरा मान ही लिया, अल्फा तो वैल्यू निकालना था, अल्फा का तो वैल्यू निकालना था, तो हम लोग उसको डायरेक्ट एन डैश आई को इक्वल नहीं ले सकते, एन डैश इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताए डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व कितना है बच्चों? 0.062। जो वैल्यू दिया होता है क्वेश्चन में वो हमेशा ऑब्जर्व होता है ना। आई का वैल्यू तो हमको निकालना है, तभी तो हम लोग बेटा अल्फा निकाल पाएंगे। के एफ का वैल्यू कितना है बेटा? 1.86 होता है, कितना होता है? 1.86 होता है इंटू 0.01। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन है तो 1.86 सबको याद होना चाहिए ना बेटा, कितना? यस 1.86 करेक्ट। अभी आप बताओ यहाँ पे बेटा डेसिमल 10⁻², इधर भी 10⁻², तो ये 6.2 हो जाएगा, तो 6.2 इज इक्वल्स टू आई इंटू 1.86। सो आई इज इक्वल्स टू 6.2 डिवाइड बाय 1.86, 6.2 डिवाइड बाय 1.86 हो गया। अभी अगर हम लोगों को अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन अपॉन एन डैश माइनस वन। ठीक है ना, तो अभी आप इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों अप्रोक्सीमेटली कितना? 60%, तो दैट इज 0.6 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 6.2 डिवाइड बाय 1.86, इट इज 3.33 रिकरिंग, कर ही लेते हैं डिवाइड, 3.33 रिकरिंग। ठीक है ना, 3.33 रिकरिंग आ गया, -1 डिवाइड बाय एन डैश कितना है बच्चों? 5 माइनस 1 इज 4, राइट। सो ये हो जाएगा 2.333 रिकरिंग डिवाइड बाय कितना? 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 0. कितना हो जाएगा? 6 अप्रोक्सीमेटली 0.5, कितना बचा? 3 7 जा तो 57% के आजू बाजू में आएगा। सो परसेंटेज अल्फा विल बी इक्वल टू 57%, दैट इज 60% के आजू बाजू में एक्सपेक्टेड आंसर था वैसे भी। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए, ये वाला पार्ट जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे आपको बेटा एक झुंड में मैंने बता दिया कि ऐसा एक साथ में ऑर्डर होता है, बट जब हम लोग इसको इंडिविजुअली क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। आई गारंटी हो बेटा
ये वाला पार्ट आपको बहुत इजी लगेगा, ट्रस्ट में। नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करिए, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब चीजें बहुत आसान लगेगी। तो स्टूडेंट्स खाली इतना सा याद रखिएगा कि इन 1 2 3 4 5 इन पांचों का ऑर्डर एक जैसा होता है, और नेक्स्ट जो 2 है उनका ऑर्डर एक जैसा नहीं, मतलब उन दोनों का अलग ऑर्डर होता है रिमेनिंग 5 से। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग ने इस चैप्टर का पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नो डाउट डेफिनेटली ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, बट हम लोगों ने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, बट मैंने जो एमसीक्यूज डिसाइड किए हैं इसके लिए वो 2 पार्ट्स में डिसाइड किए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में भी हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट पार्ट 2 में थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, थोड़ा और टफ लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ डिटेल्ड, आई रिपीट, इसके ऊपर हमने 2 वर्कशीट बनाए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको होमवर्क शीट भी मिलेगा, बट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों डिस्कस करूंगा, और जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा तब हम लोग इसके ऊपर बहुत सारे जितने भी फॉर्मुलाज हमने पढ़े हैं उन सबका मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट Venn factor, degree of dissociation, degree of association के numericals. Till then, thank you students, take care.